हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बायोलॉजी की श्रृंखला में पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम साथियों से मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त अगर जड़ें विकसित होती है, बीज के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मूलांकुर और परांकुर, ठीक है। तो बीज के दो पार्ट्स होते हैं, मूलांकुर और परांकुर, ठीक है। ऊपर वाले को परांकुर कहते हैं और नीचे वाले को मूलांकुर कहते हैं। यही ये रेडिकल्स कहलाता है और ये पिम्यूल्स कहलाता है। इसी को परांकुर कहते हैं। बाद में ये सूट सिस्टम बनाता है और बाद में ये रूट सिस्टम बनाता है। तो मूलांकुर के अलावा अगर क्या होता है कि पौधे के किसी भाग से अगर जड़ें विकसित होती है तो उससे क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं, अपस्थानिक जड़ एडवेंटियस रूट कहते हैं। अगला प्रश्न, मूलांकुर से विकसित होने वाली जो है जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर से जो विकसित होती है जड़ें उसे मूसलाजड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसलाजड़ कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल जो है किसमें मिलती है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, ये जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल किसमें मिलती है? जूसिया में मिलती है। अगला प्रश्न है, उपरिहोरी उपरिहोरी मूल मिलती है। उपरिहोरी मूल जो है मिलती है, तो ये उपरिहोरी मूल किसमें मिलती है? तो आर्किड्स में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें होती है। तो डहेलिया की जड़ें जो है क्या होती है? कंदील, ठीक है, कंदील तथा पुलकित होती है। कंदील तथा पुलकित होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्राय मिलती है। तो न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्राय मिलती है किसमें? तो मैंग्रोव पादपों में। और मैंग्रोव की सबसे अधिक जो है संख्या कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है। तो आर्किड्स में बिलामेन जड़ें किस तरह की होती है? तो नमी अवशोषित करने के लिए, ठीक है। तो ये आर्किड्स में जो है बिलामेन जड़ें क्यों होती है? तो नमी को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो कह रहा है कि जड़ नहीं है। तो जड़ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? तना होगा। तो गाजर जड़ है। गाजर क्या है? जड़ का उदाहरण है। सल्ककंद यानी सॉरी शकरकंद जो है किसका उदाहरण है? तो जड़ का उदाहरण है। और मूली भी जड़ का उदाहरण है। तो जड़ नहीं है कह रहा है, तो आलू, आलू क्या है? तो तना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टील रूट पाई जाती है। तो स्टील रूट किसमें पाई जाती है? तो स्टील रूट किसमें पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। स्टील रूट किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है, गन्ना। अगला, स्तंभ मूल प्रोप रूट होती है। तो ये किसमें होती है? अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें जो है स्तंभ मूल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें किससे विकसित होती है? तो मूलांकुर से विकसित होती है। गाजर है एक, तो गाजर क्या है भाई? तो ध्यान रखेंगे जड़ है। क्या है? गाजर जड़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से मुख्य अपशोषक अंग है? तो अपशोषक अंग की बात कर रहा है। तो इसमें अपशोषण करने का काम कौन करता है? तो केवल जड़ें करती है। पत्तियां जो है अपशोषण का काम नहीं करती, तो केवल जड़ें करती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो बरगद के पेड़ से जो है लटकने वाली मोटे जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल को ही क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। यहाँ पर क्या था
की स्तंभ मूल होती है, तो स्तंभ मूल क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो कह रहा है कि गलत कौन सा है। कुंभी रूप जड़ जो है सलजम में पाया जाता है, ये सही है। और तुर्क रूपी जड़ जो है मूली में पाया जाता है, ये भी सही है। और श्वसन मूल मैंग्रोव पौधों में पाई जाती है, ये भी सही है। शंक्वाकार जड़ जो है प्याज में नहीं होती है। शंक्वाकार जड़ें जो है मूली जैसे सलजम जैसे में चीजों में होती है। अगला है मूल श्वसन मूल। श्वसन मूल जो है पाई जाती है, तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? तो राइजोफोड़ा में पाई जाती है। राइजोफोड़ा में कौन सी मूल पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है। अगला प्रश्न है पा, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में जो है बनने वाली जड़ जो होती है वह होती है आरोही जड़। कैसी जड़ होती है? आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग है, तो आलू का खाने योग्य भाग है तना। पर्णकाय स्तंभ का एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ का एक रूपांतरण है, तो तना। किसका रूपांतरण है? तना का रूपांतरण होता है पर्णकाय स्तंभ। अगला है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वह कहां से होता है? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो आलू क्या है? तना है। और बाकी जो है ये सभी क्या है? जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करेगा? पत्तियों में करेगा, क्योंकि पत्ता गोभी का हम लोग क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो कंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण नहीं है, तो शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी जो है ये सभी तने का रूपांतरण है। प्याज, अरबी जिसे धनकंद कहते हैं, आलू कंद, ये जो है तने का रूपांतरण है। शकरकंद जड़ का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तना है? ध्यान रखेंगे तो इसमें अदरक जो है क्या है? आपका तना है। अदरक क्या है? तना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो अदरक प्रकंद का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना क्या है? आलू। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अब ये नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? मान के चलिए ये गन्ने का जो है पौधा है और इस तरह से गांठें बनी होती है, तो इस गांठ को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और इसको भी क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और दो नोड के बीच का जो स्पेस है इसी को क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। तो अदरक तना है, क्यों? क्योंकि जो है इसमें क्या होते हैं? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, तो नोड और इंटरनोड दोनों ही होते हैं किसमें? अदरक में, इसीलिए वह क्या है? तना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्ण दल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो न्यूनीकृत जो है पर्ण होता है किसमें? शुष्कोद्भिद में। किसमें होता है? शुष्कोद्भिद में जो है न्यूनीकृत होता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में जो सूल होता है यानी कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी जो होता है प्लांट, घटपर्णी जिसको कीटभक्षी प्लांट भी कहते हैं, तो वो जो बना होता है, ठीक है, इस तरह का थैला लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर कीट जाता है और कीट जाने के बाद वो मर जाता है। यानी कि ये जो घटपर्णी होते हैं यानी कीटभक्षी प्लांट होता है, ये वो नाइट्रोजन की कमी में उगते हैं और उस कीटों को जो है मार करके उससे नाइट्रोजन खींचता है, उसके बॉडी से क्या करता है? नाइट्रोजन खींच लेता है। तो वो जो बने होते हैं स्ट्रक्चर
वह किसका जो है रूपांतरण होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो वह पत्ते का जो है लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन की शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं, तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। आपको बताए थे कि पादप जगत को जो है मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं आते हैं उसको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है, और वैसे पौधे जिसमें पुष्प आते हैं उसको फनेरोगैम्स में रखा गया है। तो क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में जो है क्या पाया जाएगा, चारों प्रकार के जो है चक्र पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसमें चारों चक्र क्या होंगे, अंकुरी, पंखुरी, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये चारों के चारों जो है एक पूर्ण पुष्प में देखने को मिलेगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्प के जनन चक्र, तो पुष्प के जनन चक्र क्या होते हैं, पुमंग और जयांग। स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं और स्त्री केसर के समूह को जो है क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, और ये जनन चक्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो उभयलिंगी पुष्प यानी कि द्विलिंगी पुष्प जिसमें क्या होंगे, पुंकेसर भी होंगे और अंडप भी होंगे, तो ये दोनों होते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, तो नीला कुरंजी नाम का एक जो है पौधा होता है, वह नीला कुरंजी जो है 12 साल में एक बार पुष्प खिलते हैं। तो नीला कुरंजी पौधे में जो है 12 वर्षों में जो है एक बार जो है पुष्प खिलते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, तो एक फ्लोरीजेंस नामक जो है प्लांट हार्मोन होता है, उस प्लांट हार्मोन की कमी का कारण होता है, यानी कि 12 वर्ष में एक बार जो है उसमें फ्लोरीजेंस एक्टिवेट होता है, तब जाकर के जो है क्या होता है उसमें पुष्प खिलते हैं। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो वोल्फिया, वोल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है, तो फूल गोभी का ताजा पुष्प समूह खाते हैं, क्या खाते हैं, ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफलेसिया, और छोटा कौन है, तो वोल्फिया। अगला प्रश्न 41, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो पुष्प जो है जीवन की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रश्न नंबर 42, परागकण की सुपरिभाषा है, तो सुपरिभाषा परागकण की क्या है, तो परागकण का पराग केसर से फ्लोएम छिद्र तक जो है स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो परागकण का पराग केसर से फ्लेम छिद्र तक जो है स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अगला, एनीमोफिली, एनीमोफिली नामक जो है परागन किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा, एनीमोफिली वायु के द्वारा, एंटीमोफिली कीटों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा परागन कहलाता है, तो चिरेप्टेरोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जूफिली, जूफिली परागन किसके होता है, जू वर्ड जैसे ही आए तो ध्यान रखेंगे वो जंतु से रिलेटेड होगा, क्या होगा, जंतुओं द्वारा जो है जूफिली, जब जंतुओं के द्वारा जो है परागन की क्रिया होती है तो उसे जूफिली कहते हैं। अगला प्रश्न, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को ओरिंथोफिली कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिंथोफिली। जल द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है, तो क्लिस्टोगैमी फ्लावर कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी फ्लावर।
पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छे संतान जो है यानी उसके नस्ल में परिवर्तन आता है, इसलिए वह अच्छी संतान की गिनती में आता है। वर्तिकाग्र सदैव खुदरा एवं चिपचिपा होता है। तो वर्तिकाग्र हमेशा जो है खुदरा और चिपचिपा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कीट परागित पुष्पों में क्या होते हैं? वर्तिकाग्र खुदरा भी होते हैं यानी रफ टाइप के होते हैं और चिपचिपा होते हैं, ताकि उसमें कीटों के पैरों में पंखों में लगे परागकण उसमें चिपक सके। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। तो घोंघे द्वारा परागन की क्रिया को मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेकोफिली कहते हैं। अगला पॉइंट, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्प, अब समझिए कि पुष्प क्या है? सुगंधित है। तो सुगंधित है तो कहने का मतलब कीटों का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। कीटों का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और कीट जब अट्रैक्ट होंगे सुगंध को लेकर के, तो इसमें क्या होंगे? कीटों द्वारा परागन की क्रिया होगी। परागन यानी पोलिनेशन, सॉरी परागकण पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन क्या है? तो ध्यान रखेंगे, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। अपूर्ण विकसित जो है नर युग्मकोद्भिद होते हैं परागकण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कई भाग से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भाग की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजनों को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको डायग्रामेटिकली अगर समझा जाए, चित्र के माध्यम से समझा जाए तो बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो है क्या होता है, स्त्री केसर बना होता है। इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं और इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। यानी इसको वर्तिकाग्र कहेंगे, इसको वर्तिका कहेंगे और इसको अंडाशय कहेंगे। तो परागकण पहले कहाँ आएगा? वर्तिकाग्र पर, फिर कहाँ जाएगा? वर्तिका में, फिर कहाँ जाएगा? अंडाशय में। तो बी विल बी राइट आंसर। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम है। तो पादपों में लैंगिक जनन के दौरान जो है जो घटने वाली घटनाएं होती है उसका सही अनुक्रम जो है देखेंगे। तो पहले क्या होगा? परागन। परागन का मतलब हो गया जो है परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो इस घटना को क्या कहेंगे? परागन। परागन होने के बाद क्या होगा? निषेचन। फिर युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज का निर्माण होकर के उस युग्मनज का विभाजन होगा। फिर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो, उसके बाद बीज बनेगा, तब जाकर के जो है उसके बाद जो है क्या बनेगा? पौधा यानी प्लांट। तो सी विल बी राइट आंसर। परागन, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना और पौधे का विकास होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में निषेचन होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निषेचन क्रिया है। तो निषेचन की क्रिया क्या है? तो निषेचन की क्रिया एक नर युग्मक का अंडाशय से संयोजन। ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो बीजों के बीजावरण जो है अध्यावरणों से जो है विकसित होते हैं, अध्यावरणों से विकसित होते हैं। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है? तो आवर्त बीजी जो है प्लांट का। अनिषेक जनन होता है। तो अनिषेक जनन जो है किसमें होता है? तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। सी विल बी राइट आंसर।
निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो एपोमिक्सिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो कौन सा फल जो है अनिषेक फलनीय है? तो वह कौन सा है? केला। क्या होगा? केला। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार जो है थैलेमस जो है खाने के लिए होता है तो वह सेब में होता है। किसमें होता है? सेब में, क्योंकि सेब जो है असत्य फल है, आभासी फल है। इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? तो सत्य फल का उदाहरण है तो आम। एक असत्य फल परिवर्धित होता है। तो एक असत्य फल जो है वह किससे परिवर्धित होता है? क्या कह रहा है? एक सत्य फल जो है परिवर्धित होता है। तो सत्य फल जो है परिवर्धित होता है। इसमें जो है पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, क्षमा चाहेंगे। तो अंडाशय से जिस फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है उसको सत्य फल कहते हैं। और जिस फल का विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग बाह्य दलपुंज या जो है पुष्पासन से होता है तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67। आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण है सेब। आभासी फल का उदाहरण कौन है? तो सेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है तो झूठा फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट है, असत्य फल है, तो सेब। अगला प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो नारियल तथा आम के जो फल होते हैं वह होते हैं ड्रूप फ्रूट। पके हुए आम का खाने योग्य आकारकीय भाग होता है। तो पके हुए फल का जो है खाने योग्य आकारकीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वह होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो लीची फल का जो है खाने वाला जो भाग होता है वह होता है एरील। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग है। तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग है मासल पुष्पासन। मासल पुष्पासन जो है खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो डी विल बी राइट आंसर। हे एस्पेरेडियम जो है आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो ये क्या है? तो आलू में आंख का पाया जाना। आलू में क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर। अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास जो है साइकोनस फल है। किस तरह का फल है? तो साइकोनस फल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? ध्यान रखेंगे। तो केला, बेरी। केला जो है डी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के परिवर्धन में योगदान नहीं करता? तो कौन नहीं करता है? तो कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? तो गुद्देदार पुष्पासन। क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता है? तो यह है साइकस। क्या है? साइकस। बीज विकसित होते हैं। तो बीज जो है बीजांड से विकसित होते हैं, बीजांडों से जो है विकसित होते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में मिलता है। आर्किड के बीज। अगला प्रश्न है, आर्किड के बीज होते हैं। तो आर्किड के बीज क्या होते हैं? हल्के तथा शुष्क। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अंकुरन के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? आमतौर पर यह प्रकाश की आवश्यकता होती है। सजीव प्रजक अंकुरन
किसमें पाया जाता है? तो यह राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, तो अधोभूमिक जो है अंकुरन किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भूपोरिक अंकुरन पाया जाता है, तो भूमपोरिक अंकुरन किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये अरंडी में जो है पाया जाता है। अरंडी में जो है भूपोरिक जो है अंकुरन पाया जाता है। पौधे में पितृत्व अंकुरन विविपेरी का अभिप्राय है, तो विविपेरी का जो है क्या अभिप्राय है पौधे में? तो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है, तो वह क्या होता है? तो मूलांकुर। क्या होता है? मूलांकुर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीटहारी पादप है, यानी कि कीटों को मारता है? तो घटपर्णी। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को किस स्थिति में संरक्षित कर सकते हैं? तो ठंड और शुष्क स्थिति में। ठंड भी हो और शुष्क स्थिति भी हो। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। एक दिन में इसको 40 गैलियन पानी की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, घटपर्णी जलोभिद नहीं होते हैं। घटपर्णी पादप जो है नाइट्रोजन की स्थिति में जो है उगते हैं। बाकी जो है सब सही है। अमरबेल जो है क्या होता है? तना परजीवी होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आर्किड जो है अधिपादप होता है, एपीफाइट होता है। चंदन जो है जड़ परजीवी होता है। चंदन क्या होता है? जड़ परजीवी होता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है, तो कौन करता है ये? तो हल्दी करता है। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रजनन। क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? एस्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, तो ये जो है जड़ का काम नहीं है। जड़ का और क्या क्या काम है? तो पौधों के भागों को एक उचित जो है स्थापना प्रदान करना, मिट्टी से पानी का अवशोषण करना और मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण करना, ये सभी जो है जड़ के कार्य हैं और ए नंबर कार्य नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 निम्न में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो संचयी जड़ मूल नहीं है कह रहा है, तो श्वसन मूल संचयी जड़ मूल नहीं है। बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो फूल का भाग नहीं है, बाह्यदल है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, नहीं है तो पुष्पवृंत। आंसर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीश पर चिपचिपी सतह है जो परागकण को फंसा कर रखता है? तो पुष्प का जो है परागकण को रिसीव कौन करता है? तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा करता है, तो आंसर क्या होगा? वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट्स पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स में जो पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। निम्न में से कौन एक पत्ती का भाग है? तो पत्ती का भाग कौन है? तो पेटियोल पत्ती का भाग है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है क्या है? कीटभक्षी पौधा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमसे जो त्रुटि हो जाती है बीच बीच में उसके लिए क्षमा चाहते हैं।